नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मॉर्निंग नॉन स्टॉप में देखेंगे रफ्तार के साथ राजनीति, खेल, क्राइम, बॉलीवुड और पूरी दुनिया की हर खबर। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उन लोगों के नाम उजागर कर सकती है जिनके खिलाफ स्विस बैंक्स में काला धन जमा करने के मजबूत सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक हलफनामा दाखिल किए जाने की संभावना है। हलफनामे में मुहरबंद लिफाफे में नामों की सूची पेश करने की योजना का ब्यौरा होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज कालाधन के मामले में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में विदेशी बैंक में कालाधन रखने वाले 3 लोगों के नाम बता सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भविष्य में जांच के दौरान आने वाले नामों का खुलासा करती रहेगी। आपको बता दें कि यूरोपीय सरकारों ने लगभग 800 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें 136 नामों का खुलासा करने की बात सामने आई थी। सरकार ने कोर्ट से पहले कहा था कि दूसरे देशों के साथ संधि होने के कारण वो विदेशी बैंक्स में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नामों का खुलासा नहीं कर सकती। ऐसा करने पर संधियों का उल्लंघन होगा। स्विस बैंक खातों में जमा कथित काले धन का पर्दाफाश करने को लेकर हाल ही में हुई बैठक के बाद भारत और स्विट्जरलैंड के अधिकारी पुणे के घोड़ा व्यापारी हसन अली खान के खिलाफ टैक्स संबंधी अपराध के मामलों में आखिरी दौर की सुनवाई शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारी हसन अली खान और उसके सहयोगियों के बैंक खातों और लेन देन के बारे में अंतिम डाटा मांगने के लिए जल्दी स्विट्जरलैंड की सरकार से संपर्क करेंगे। हथियारों के वैश्विक सौदागरों के साथ हसन अली खान के संबंध से जुड़े कुछ वित्तीय दस्तावेज स्विस अधिकारियों के पास सत्यापन के लिए भेजे जाएंगे, क्योंकि लेन देन को लेकर कथित तौर पर स्विट्जरलैंड के बैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कुछ खातों में 80 करोड़ डॉलर के बैंक ट्रांसफर और इसके दूसरे माध्यमों के खातों से संबंधित कुछ जानकारी कुछ सालों से लंबित है, लेकिन तह तक जाने के लिए स्विस अधिकारियों से बड़ी मदद की जरूरत है। बीजेपी महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री मंगलवार को यानी 28 तारीख को चुनेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक 28 अक्टूबर को मुंबई में बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी के लिए पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि एकनाथ खड़से और नितिन गडकरी भी विधायकों की पसंद बताए जा रहे हैं। बीजेपी 30 तारीख के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और चुनिंदा मंत्रियों को शपथ दिलाएगी, जिसमें शिवसेना के चेहरे शामिल नहीं होंगे। दरअसल बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारियां पूरी कर ली हैं और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के सर सीएम का ताज पहनाया जाना करीब करीब तय है। सभी नेतागण 28 तारीख को मुंबई में आएंगे और उनके साथ सभी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायकों की मदद से अल्पमत की सरकार बना सकती है। बीजेपी को 288 विधायकों की विधानसभा में पार्टी के विधायक 123 और करीब 15 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिना शिवसेना अपने मंत्रियों को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ दिलाएगी। देवेंद्र फडणवीस समेत करीब दर्जन भर कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नितिन गडकरी की तारीफ की गई है। सामना में लिखा गया है कि गडकरी महाराष्ट्र में मौजूदा दौर में सबसे अच्छे सीएम बन सकते हैं। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इसका फैसला मोदी और शाह करेंगे। इस पर कटाक्ष करते हुए सामना में संपादकीय लिखा गया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सबसे ज्यादा तारीफ नितिन गडकरी की गई है। साथ ही सीएम पद को लेकर एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे की भी तारीफ की गई है। वहीं फडणवीस को सामना में नया करार दिया गया है। सामना के संपादकीय में गडकरी की तारीफ में लिखा गया है कि गडकरी को भले ही मुख्यमंत्री पद का अनुभव ना हो, लेकिन उन्होंने राज्य में मंत्री बनकर कामकाज संभाला है। उनके पास विकास का विजन है, जबकि फडणवीस को कोई अनुभव नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को एनडीए के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा की। इस चाय पार्टी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जहां मंत्रियों ने चर्चा की, वहीं सरकार के काम से जनता को रूबरू कराने की रणनीति भी बनाई गई। चाय की चुस्कियों के बीच मोदी सरकार के साथ मंत्रियों ने डिटेल प्रेजेंटेशन दिए। मोदी ने भी सांसदों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा वाले 400 सांसदों का एनडीए आज एक बड़ी ताकत है। ये देश को नया पथ तैयार करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सांसद ऐसी नजीर पेश करें कि सरकारी योजनाओं को अन्य दलों के सांसद भी अमली जामा पहनाने के लिए मजबूर हो जाएं। मोदी ने सांसदों से अनुरोध किया कि वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर 14 नवंबर से 5 दिनों की अवधि में अपने क्षेत्रों के स्कूलों में जाएं और बच्चों को साफ सफाई के महत्व के बारे में जानकारी दें।
इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि वो राजनीतिक फायदे नुकसान से ऊपर उठकर काम करें। मोदी ने हाल ही में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की भी चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत लोकसभा के करीब 400 सांसदों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। लोकसभा सचिवालय ने सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन के जवाब में ये जानकारी दी है। सचिवालय के मुताबिक इन सभी सांसदों को 26 सितंबर तक ये ब्यौरा पेश करना था। सचिवालय ने आरटीआई के जवाब में ये भी बताया कि सांसदों ने इस संबंध में अभी तक कोई संवाद भी नहीं किया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने वालों में 10 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय के जवाब के मुताबिक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों में बीजेपी के 209, कांग्रेस के 31, तृणमूल कांग्रेस के 27, बीजेडी के 18, शिवसेना के 15, टीडीपी के 14, एआईएडीएमके के 9 और टीआरएस के 8 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के 7, लोक जनशक्ति के 6 और एनसीपी, सीपीएम और एसपी के 4 सांसदों ने भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसी तरह अकाली दल, आरजेडी, आप के 3 सांसदों ने भी ब्यौरा नहीं सौंपा है। जेडीयू और अपना दल के सांसदों ने भी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इसमें 12 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। राजस्थान सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दावेदारों में कई नाम शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर राम प्रताप, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, चंद्रकांता मेघवाल, ओटाराम देवासी, अमराराम चौधरी, भवानी सिंह राजावत, राव राजेंद्र सिंह, वासुदेव देवनानी, श्रीचंद्र कृपलानी, घनश्याम तिवाड़ी, नरपत सिंह राजवी का नाम शामिल है। बीजेपी संगठन की प्रदेश टीम में शामिल वरिष्ठ नेता बाबूलाल वर्मा, अनीता भदेल, दिया कुमारी, पाली के जिलाध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी आदि नेताओं को अब संगठन में एडजस्ट किए जाने की वजह से इनकी मंत्री के लिए दावेदारी खत्म हो गई है। बर्धमान विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए प्रमुख शरद कुमार के दौरे के 2 दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डोभाल आज सुबह कोलकाता पहुंचेंगे और दोपहर में सचिवालय में उनकी ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद वो वर्धमान का दौरा करेंगे और उस गांव में जाएंगे जहां 2 अक्टूबर को विस्फोट हुआ था। वो जांच की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। एनआईए ने शुक्रवार को कहा था कि गिरफ्तार शख्स और उसका साथी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के सदस्य हैं, जो बांग्लादेश में संभावित आतंकवादी हमले के वास्ते वहां बम भेजने के लिए उन्हें बना रहे थे। डोभाल का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के अनुरोध पर उसे एक रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है। अरब सागर में उठा समुद्री तूफान नीलोफर 2 दिन में देश के पश्चिमी किनारे तक पहुंच जाएगा। अभी ये मुंबई से 1270 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। मौसम विभाग के मुताबिक ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। गुजरात सरकार ने कांडला बंदरगाह के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल ये ओमान की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद कराची से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ेगा। गुजरात आते वक्त इसकी वजह से करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। हालांकि ये हुदहुद की हवाओं की गति 195 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक ये अगले 48 से 72 घंटों में हुदहुद जैसे भयावह चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसके बाद हवा की गति बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये पेचीदा तूफान है। इसकी गति और रास्ते में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए ढंग से अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर समुद्र का तूफान बढ़ा तो ये भयावह रूप ले सकता है। तापमान कम रहा तो ये धीमा भी पड़ सकता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी पर रविवार को एक शख्स ने केरोसिन फेंक दिया। घटना उस वक्त हुई जब बुखारी शाम करीब 6 बजे जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाजियों और बुखारी के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। हमलावर का नाम कमालुद्दीन है। वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि कमालुद्दीन ने रविवार को जामा मस्जिद पहुंचकर बुखारी से मुलाकात की 2 बार कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद शाम को उसने केरोसिन की बोतल बुखारी की ओर फेंक दी। चश्मदीद के मुताबिक कमालुद्दीन बुखारी से काफी दूर था। मिट्टी का तेल मस्जिद में अजान देने वाले मुअज्जिन पर गिरा। सेंट्रल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हमलावर कमालुद्दीन से पूछताछ कर रही है। अभी तक हमले की ठोस वजह का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया है कि हमलावर मानसिक रूप से बीमार है। महाराष्ट्र में वर्ली के शिवसेना नेता अरविंद भोसले के घर इन दिनों जूतों की बाढ़ आई हुई है। दोस्त और शुभचिंतक उन्हें लगातार जूते गिफ्ट कर रहे हैं। हालत ये है कि अरविंद भोसले के घर 800 जोड़ी जूतों का ढेर लग चुका है। दरअसल भोसले ने कांग्रेस नेता नारायण राणे के हारने तक जूता न पहनने की कसम खाई थी। भोसले की ये कसम 9 साल बाद इस विधानसभा चुनाव में नारायण राणे की हार के साथ पूरी हुई। राणे की हार के बाद से भोसले को जूते गिफ्ट मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था।
अभी तक उन्हें 800 जोड़ी जूते गिफ्ट किए जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल वर्ली के शिवसेना नेता अरविंद भोसले ने 2005 में नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के बाद नंगे पांव रहने की कसम खाई थी। भोसले ने बताया कि नारायण राणे ने तब शिवसेना खत्म करने की बात की थी। जब राणे उपचुनाव में जीते थे तो मैंने कसम खाई थी कि नारायण राणे के हारने तक जूते नहीं पहनूंगा। भोसले के मुताबिक उन्होंने 21 नवंबर 2005 को जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया था।